चलिए, तो जैसे जैसे अब एग्जाम हमारा पास आता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीशन की तरफ चीज आती जा रही है, आ, अब हो क्या रहा है कि बच्चों की जो एनर्जी है वो डाउन होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जिस मोटिव से शायद तुमने स्टार्ट किया था ना, वो मोटिव तुम भूल गए हो। शायद जो तुमने प्रॉमिस करा था ना खुद से, वो प्रॉमिस पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों है? एनर्जी डाउन क्यों हो रही है? भाई देख, तेरे को समय समय पे ऐसे मोटिवेट करने के लिए, उठाने के लिए हर बार कोई व्यक्ति आता नहीं रहेगा। ठीक है, तेरे को अंदर से ये चीज लेकर आनी पड़ेगी। भाई शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स ले लो, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, मैग्नेटिज्म तक भी ले लो, वहां तक तो एनर्जी बनी रहती है बच्चों की। और फिर यहाँ ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, यहाँ तक एनर्जी डाउन क्यों होने लगती है यार? ये क्या एग्जाम में नहीं आने वाली? आने वाले हैं ना, अच्छे क्वेश्चन आएंगे इससे। इजी से चैप्टर्स हैं, अभी मैं कराऊंगा आपको और समझ आएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो एनर्जी डाउन मत होने दो। ठीक है, चीजें जैसे शुरुआत करी थी उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहो। और अगर तुम इस तरीके से चीजें करोगे, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे, तभी तुम स्टैंड आउट करोगे और बच्चों से। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पीछे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, और उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और बाकी जो चीजें मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसको पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी रिविजिट करा करो, और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाया करो, क्योंकि इसके बाद तुम क्वेश्चन रेडी हो, इसके बाद किसी और चीज को करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। अभी समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ी कहानी समझते हैं। तो देखो, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैट जब पढ़ा था, पहला चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वहां पर हमने फ्लक्स की बात करी थी। तो वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स आ रहा था, उसकी बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा होगा। अब फ्लक्स जो एक टर्म होता है, ठीक है, फ्लक्स जो एक टर्म होता है वो दोनों जगह कॉमन है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, कि मान लो कोई एरिया है। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि ये एक एरिया है, ये मैंने एक एरिया ले लिया। ठीक है, अब इस एरिया में या इस इमेजिनरी बॉडी के अंदर, इमेजिनरी सरफेस के अंदर, बॉडी नहीं कह सकते, इमेजिनरी सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही होगी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन हम सिंपल से यहाँ पर बोल सकते हैं। जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोला वही आप इंग्लिश में लिख कर आ जाना, एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कि द मैग्नेटिक फ्लक्स टू एनी सरफेस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ से पास हो रही है। अब एक एक करके डिस्कशन करना चालू करते हैं। तो देखो, इसका जो एसआई यूनिट है वो हम वीबर देते हैं, वीबर डब्ल्यू वी। ठीक है, ये इसका एसआई यूनिट है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम फॉर्मूले में क्वांटिफाई करेंगे तो वो क्या निकल कर आता है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे, वो क्या होता था, ई डॉट डी ए होता, ई डॉट ए होता था, या ई डॉट डी ए होता था। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो क्या होने वाला है भैया, वो भी यही होने वाला है। ठीक है, वो भी यही होने वाला है। बस यहाँ पर आपको ई की जगह बी यूज करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स दे सकते हैं। अब यहीं पर एक बात ये भी समझ लो कि जैसे मान लो अगर मेरा ये एरिया एक रिंग है जो इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से रखी हुई है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है वो भी इसी दिशा में जा रही है, इसी दिशा में जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया के बीच में जो एंगल है थीटा, वो 0 डिग्री आने वाला है। तो यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से जा रही हैं, और एरिया वेक्टर अगर इस दिशा में है, तो अब क्या होगा, अब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में और एरिया में। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या पुट होगा, 180 डिग्री, और यहाँ पर जो फ्लक्स निकल कर आएगा वो नेगेटिव फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। तो फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फ्लक्स एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो हम डिफाइन करते हैं कि एक एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, इसके बेसिस पे। अब इसके एसआई यूनिट की बात हो गई, इसका एसआई यूनिट हम क्या बोलते हैं, वीबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अगर हमें इसका डायमेंशन निकालना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा टू डायमेंशनलेस है। ए का डायमेंशन हमें पता है एल स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे ऑफ बी, तो बी का डायमेंशन अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम फ्लक्स का डायमेंशन भी दे सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है। तो अब कैसे निकालेंगे हम फ्लक्स का डायमेंशन? तो पहले हम लोग बी का डायमेंशन निकालेंगे, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? हमने लास्ट चैप्टर में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ हमें फोर्स का डायमेंशन पता होता है, क्यू का पता होता है, वी का, वी यानी वेलोसिटी है, उसका भी पता होता है, बी का हमको नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी को इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा से। ये क्यू वी बी साइन थीटा से आया है। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन लिखा मैंने, नीचे मैंने
Q का डायमेंशन लिखा यानी C, और फिर ये अपना V का डायमेंशन लिख दिया LT माइनस, और ऑब्वियसली साइन थीटा तो क्या है आपका डायमेंशनलेस है। तो इस तरीके से मेरा कहीं ना कहीं देखो, इस तरीके से मेरा कहीं ना कहीं फ्लक्स का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। अगर उसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा फ्लक्स का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इजी सी चीज है। क्या करा हमने, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन ऐसे निकाला और इसके साथ में एरिया मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। सिंपल यूनिट एंड डायमेंशन है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। अच्छा, अगर एसआई यूनिट की बात करी जाएगी तो इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या निकल कर आता है, वीबर निकल कर आता है। और एक वीबर की वैल्यू एसआई यूनिट में अगर हम बात करते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं, तो एक वीबर की वैल्यू हम बोलेंगे भैया ये क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो बी यानी एक टेस्ला, ठीक है, इंटू 1 मीटर स्क्वायर, दोनों ही यूनिट हमने एसआई यूनिट में लगा दी। अगर हम इसी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला जो सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम वीवर की जगह जो इसकी यूनिट देते हैं वो देते हैं मैक्सवेल, ठीक है। अब एक मैक्सवेल की अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो वो मैं कैसे निकालूंगा, समझना। देखो, सीजीएस यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड की दी जाती है वो गॉस दी जाती है, ठीक है, वो गॉस दी जाती है। और एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। बात समझ में आई। और यहीं पर अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करूंगा तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, अब 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहां से आप एक मैक्सवेल की यूनिट निकाल सकते हो, कैसे, एक मैक्सवेल जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 10⁻4 गॉस इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक मैक्सवेल जो है, एक मैक्सवेल जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो एक मैक्सवेल है वो 10⁸ टाइम्स निकल कर आ जाता है। ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो वैसे मैंने एक पेज आगे करा हुआ है, बट मैंने आपको यहीं पर ही करके दिखा दिया। तो ये एक मैक्सवेल जो है वो एक गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, एक वीबर को कन्वर्ट करूंगा मैक्सवेल में, तो एक वीबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल निकल कर आ जाता है। कैसे, क्योंकि एक वीबर होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला होता है 10⁻4 गॉस इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाता है आपका 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। तो ये अब मैं चीज ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, इसलिए करके दिखा रहा हूँ बेटा ताकि ये चीजें दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इस चैप्टर से ना जहां तक मेरा मानना है वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और जहां तक है मेन जो इसके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो सिंगल करेक्ट में ही आएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उसमें आएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक छोटे छोटे पॉइंट को कवर कर लूँ, ताकि एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। चलो, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हमने क्या करा, देखो साइंटिस्ट के पास जब कोई टर्म निकल कर आता है ना, जब कोई चीज निकल कर आती है तो वो उसको छोड़ते नहीं है, वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे अभी फ्लक्स निकल कर आया तो फ्लक्स के साथ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब पहले उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो फैराडे अंकल आए हमारे, ठीक है, उन्होंने और हेनरी, और दोनों ने मिलके 3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे। अब पहले आप तीनों एक्सपेरिमेंट को समझो और उसके साथ जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी पहले उसको समझो, ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें समझना। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या हुआ कि उसमें इस तरीके से एक मैग्नेट लिया गया, ठीक है, और एक कॉइल ले ली गई, एक कॉइल ले ली गई, और इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया गया। अब लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर बहुत छोटा करंट आ रहा है, अगर बहुत बड़ा करंट आ रहा होता है तो गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अभी तो हम लोग ने गैल्वानोमीटर लगा लिया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर हम एक मैग्नेट लेकर आए, ठीक है। हमने क्या करा, हमने इसका जो नॉर्थ पोल लिया मैग्नेट का, और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ, यानी ये आपका फ्लक्स है, ठीक है, और हम ये आपका, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूँ, ये आपका कॉइल है, और मैग्नेट जो है हम इसकी तरफ लेकर आए, नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेकर आए। जब हम नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेकर आ रहे थे तो थोड़ा सा करंट यहाँ पर डिटेक्ट हुआ, ठीक है। और गैल्वानोमीटर की जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में इंक्लाइंड हुई। एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैंने कहा गैल्वानोमीटर में जो एरो की डायरेक्शन थी, ये जो एरो की डायरेक्शन थी वो राइट की तरफ मुड़ी, अभी के लिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं राइट की तरफ मुड़ी, ठीक है। अब जैसे ही दूसरा इसका ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को दूर लेकर गया, जैसे ही मैं नॉर्थ पोल को दूर लेकर गया, तो गैल्वानोमीटर की जो डायरेक्शन है वो जो पहली बार जैसे राइट की तरफ मुड़ी थी तो दूसरी बार लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो गया। इस कॉइल में पहले करंट अगर इस दिशा में दौड़ रहा था
तो अगली बार कॉइल जो है वो इस दिशा में दौड़ने लगा जब इसको दूर ले जाने लगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन हुई। तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारी क्या निकल कर आई कि अगर मैंने यही सेम काम साउथ पोल के साथ करा तो ये दोनों रिजल्ट उल्टे हो गए। तो नॉर्थ पोल के साथ अगर मान लो पास लाने में इधर की तरफ गैल्वानोमीटर की सुई मुड़ी थी, तो और दूर जाने में इधर की तरफ मुड़ी थी, तो साउथ पोल में क्या हुआ कि जैसे हम साउथ इसको हमने मैग्नेट उल्टा किया और साउथ पोल की से जब हम पास लेकर आए तो सुई इधर मुड़ने लगी पास लाने में और दूर ले जाने में इधर मुड़ने लगी। समझ गए? तो मतलब बिल्कुल ही उल्टे रिजल्ट्स आ गए। ठीक। चौथी इसकी जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि यार अगर मान लो हमने मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, मैग्नेट को बस खाली कॉइल के पास रख दिया, हमने कोई मोशन नहीं करा, तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है उसमें कोई चेंज नहीं आया। राइट। तो हमको एक बात समझ में आई कि जितने टाइम मैग्नेट जो है वो आगे पीछे मूव हो रहा था, ठीक है, उतने टाइम ही यहाँ पर करंट में कुछ करंट इंड्यूस हो रहा था या कुछ करंट आ रहा था जो कि गैल्वानोमीटर में शो हो रहा था। ये तो एक एक्सपेरिमेंट निकल कर आया। अब जब दूसरा एक्सपेरिमेंट करा गया, ठीक है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि जो मैग्नेट था और एक कॉइल थी, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कॉइल और मैग्नेट को के बीच में जो रिलेटिव मोशन होना था, जैसे आप खुद सोचो ना, अगर कॉइल स्टेशनरी रखी गई है और मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करा जा रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में तो खाली मैग्नेट की वेलोसिटी या मैग्नेट का मोशन ही कंसीडर करा जाएगा क्योंकि ये तो आपका स्टेशनरी है। बट इन केस अगर कॉइल को भी मूव कराया जाने लगा और मैग्नेट को भी मूव कराया जाने लगा तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन हुआ, मतलब कॉइल ये है मैग्नेट ये है, तो ऐसे ऐसे मूव कराया जाने लगा। अब हम जितनी तेजी से रिलेटिव मोशन कर रहे थे, ठीक है, जितनी तेजी से व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज फास्ट, अगर बहुत फास्ट इसमें वो आ रहा था, मोशन आ रहा था, तो गैल्वानोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो बढ़ता जा रहा था, वो लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जैसे ही मोशन हल्के हल्के हो रहा था वैसे वैसे गैल्वानोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था। इससे क्या पता लग रहा था? पता ही लग रहा था कि जब मैंने इसको तेजी से मूव करना चालू करा तो यानी उस पूरे सर्किट से करंट तेजी से दौड़ रहा था। बट अगर कॉइल और मैग्नेट को मैं हल्के हल्के चला रहा था तो उस केस में जो सर्किट से करंट दौड़ रहा था वो हल्के हल्के दौड़ रहा था। ठीक है, तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, कोई इन्फेरेंस पे नहीं आ रहे। ठीक है, तीसरा टाइप का इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करा गया कि एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट लिया गया और उसमें दो कॉइल लगाई गई। एक कॉइल तो ऐसे लगाई गई और एक कॉइल ऐसे लगाई गई, ठीक है, और एक कॉइल के साथ इस तरीके से गैल्वानोमीटर अटैच करा गया और दूसरे कॉइल के साथ इस तरीके से बैटरी और रियोस्टेट वगैरह कनेक्ट करा गया। रियोस्टेट मतलब स्विच वगैरह कनेक्ट करी गई, ऐसे मान लो। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि एक कॉइल जिसके साथ बैटरी कनेक्ट करी गई थी, इसकी जब स्विच ऑन करी गई, ठीक है, इसकी जब स्विच ऑन करी गई तो इसमें करंट दौड़ना चाहिए, इसमें तो करंट नहीं दौड़ना चाहिए भाई, बैटरी तो इसी के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ तो नहीं कनेक्टेड है। अब हुआ क्या है कि जैसे ही इसकी स्विच ऑन करी गई वैसे ही हमने देखा कि इस पर भी कुछ करंट दौड़ना चालू हो गया। ठीक है, इनिशियली। अच्छा हुआ क्या देखो, when the tapping key is pressed the galvanometer shows a momentarily deflection in one direction, when the key is released it again shows a momentarily deflection but in opposite direction। हुआ क्या, जैसे ही हमने स्विच ऑन करा तो मतलब खुद सोचो, मैंने जैसे ही इसमें स्विच ऑन करा, ठीक है, एक सेकंड को खाली इस गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, फिर नहीं आया डिफ्लेक्शन। ठीक, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज कर दिया या इसको सर्किट को खोल दिया, ठीक है, तो फिर एक जल्दी से डिफ्लेक्शन आया और फिर नहीं आया। तो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिला जब हम इस की को क्लोज कर रहे थे और इस की को ओपन कर रहे थे। तो यार ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को जब देखा गया तब हम कुछ इन्फेरेंस के ऊपर पहुंचे। क्या इन्फेरेंस के ऊपर पहुंचे कि क्या क्या इन्फेरेंस के ऊपर पहुंचे, समझना। हुआ क्या, पहला वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसने हमें ये बताया कि यार अगर हम मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नेट में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से मैग्नेट से कुछ फ्लक्स जो है वो उससे कनेक्टेड है। तो अगर मैं मान लूं कि मैग्नेट से कुछ ये फ्लक्स कनेक्टेड है, ठीक है, और जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे कॉइल के बाद, जब हम मैग्नेट को ऐसे मूव कर रहे थे तो ही खाली आपका करंट जो है यहाँ पर शो हो रहा था। तो मुझे समझ में आया कि कुछ इस मैग्नेट के साथ कुछ फ्लक्स इंट्रोड्यूस्ड है और ये जो फ्लक्स आपका मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये फ्लक्स में जब चेंज हो रहा था, चेंज ऑब्वियसली चेंज हो रहा होगा क्योंकि आगे पीछे इसको मूव करा जा रहा है, तो फ्लक्स में चूंकि चेंज आ रहा था, इस फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो सर्किट है या जो कॉइल है उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा था। और करंट इंड्यूस हो रहा होगा इसका मतलब क्या है कि करंट इंड्यूस होने से एक स्टेप पहले तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। पहले तो भैया वोल्टेज या ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, उसके बाद कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस रही होगी तो करंट भागना चालू हुआ होगा।
तो अब हमें समझ में आया कि अच्छा ये रीजन था कि भैया जो ये हम एक तरीके से जो मैग्नेट इसके आगे पीछे हम ले जा रहे थे, तो एक तरीके से आप देखो इसका जो एरिया है, इसका एरिया अगर इसका फ्लक्स की बात करोगे, तो कॉइल का एरिया ए तो सेम ही रहने वाला है, बट कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो चेंज हो रही है लगातार, क्योंकि हम मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, इसकी वजह से कुछ यहाँ पर ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा होगा और उसके बाद कुछ इंड्यूस्ड करंट आ रहा होगा। बस इसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। अभी हम इस चीज को धीरे धीरे करके समझते हैं पहले। तो द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज इज कवर्ड एंड अंडरस्टूड इन द बेसिस ऑफ ये। अच्छा, ये आपका इसका डेफिनेशन है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखो, जब हम लोग ने ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा होगा, करंट इंट्रोड्यूस होना चालू हुआ कॉइल में, तो सबसे पहले तो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तभी तो करंट इंट्रोड्यूस हुआ होगा। तो हमने कहा था फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है किसके साथ, इस कॉइल के साथ। अब देखो, मैं फिर आपको बता दूं, याद दिला दूं, फ्लक्स क्या होता था, कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज यहां से पास हो रही है। अगर मैं इस सर्किल की बात करूंगा तो इससे कितनी लाइन ऑफ फोर्सेज पास हो रही है, इसको मैं फ्लक्स बोलूंगा। इस मैग्नेट के साथ कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा एसोसिएटेड रहेंगी, राइट। अगर मैं इसको आगे करूंगा तो ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इसके साथ लिंक्ड है, और जब मैं इसको पीछे करूंगा तो इसके साथ थोड़ी सी कम लाइंस ऑफ फोर्सेस लिंक्ड है। तो फ्लक्स में लगातार चेंज आता रहेगा अगर मैं इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। समझ में आया? बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला। अब जो हमारा दूसरा तीसरा एक्सपेरिमेंट था, उसने भी हमको कहीं ना कहीं यही चीज समझाने की कोशिश करी, और अब हम धीरे धीरे समझ गए कि यस, इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो निकल कर आया। फिर इसके कई सारे लॉज दिए गए। तो पहला लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दिया गया वो क्या दिया गया कि whenever the flux magnetic flux linked with a closed circuit changes an EMF, hence the current is induced which last only so long as the change in the flux is taking place। क्योंकि जैसे ही मैग्नेट मैंने रोक दिया तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, तो चेंज अगर नहीं है तो कोई ईएमएफ नहीं है। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पहला लॉ दिया गया। ठीक है, दूसरा लॉ क्या दिया गया, द मैग्नीट्यूड, अगर हम इसको क्वांटिफाई करना चालू करें, ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ क्लोज सर्किट। मैथमेटिकली अगर हम इसको देंगे तो जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ क्लोज सर्किट में, वो हम कैसे दे सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम, राइट, विद टाइम। इस तरीके से हम इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। बस अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ना लेके तो एक माइनस साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। अभी माइनस साइन क्यों इंट्रोड्यूस होता है इसको भी अभी हम लोग समझेंगे। माइनस साइन क्या करता है, इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करता है। और उससे पहले समझो कि अगर मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो यही फ्लक्स को हम n से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक्चुअली में फ्लक्स लिखा जाता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया हुआ है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी बात समझते हैं पहले क्या है, ये भी बात को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि भैया नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों आ रहा है, मतलब फ्लक्स उल्टी दिशा में होगा ऐसा, मतलब कुछ समझे नहीं ये क्या बताना चाह रहा है। अभी आपको खाली ये समझो आप कि ईएमएफ जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है वो चेंज इन फ्लक्स विद टाइम होता है, और यही अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट से समझा था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, एक चीज हमने ये भी देखी थी ऑब्जर्वेशन में, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर मैं नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ला रहा था तो करंट एक दिशा में दौड़ना चालू हुआ, और जैसे ही मैंने नॉर्थ पोल को दूर ले जाना चालू करा तो करंट दूसरी दिशा में दौड़ना चालू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन मैग्नेट के मोशन के साथ चेंज हो जाता है। तो इसके साथ ही एक लेंज लॉ आया। ठीक है, और लेंज लॉ के क्या बोला, लेंज लॉ ने हमको क्या बोला, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट, किस तरीके की डायरेक्शन है, वर्ड्स पे ध्यान देना, इट अपोजेस द कॉज, एक वर्ड, बस 3 वर्ड की डेफिनेशन है, अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बस ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो हुआ क्या, इमेजिन करो कि, अच्छा एक चीज मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल में इस दिशा में करंट दौड़ रहा है, इस दिशा में करंट दौड़ रहा है, तो क्या आपको याद आ रहा है कि ये एक साउथ पोल की तरह काम करना चालू हो जाती है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे आप एस बनाओ और एस में इस तरीके से कैप लगा दो तो आपको समझ आएगा कि ये साउथ पोल की तरह एक्ट करना चालू कर देता है। और अगर करंट जो है वो इस दिशा में दौड़ रहा है, सॉरी इस दिशा में दौड़ रहा है, ठीक है, तो ये एक नॉर्थ पोल की तरह काम करना चालू कर देता है।
क्या ये बात आपको समझ आ रही है या आपको ध्यान आ रही है कि अगर मान लो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, अगर करंट क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। अब एक बात समझना, मैंने एक कॉइल ले ली है, ठीक है, अब होगा क्या, देखो फिनोमेना समझो क्या है। मैंने एक कॉइल ली, ठीक, और मैंने नॉर्थ पोल लिया, ठीक है, नॉर्थ पोल लिया, ठीक, और मैं नॉर्थ पोल को इसके पास लाना चालू करूंगा, ठीक। अब चूंकि मैं नॉर्थ पोल को इसके पास ला रहा हूं तो ये कॉज है, अब ये कॉज है, समझना, ये कॉज है जिसकी वजह से ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर। अभी तक तुमने यही समझा है ना, क्योंकि इसके साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो इस कॉइल से पास हो रही हैं और वो फ्लक्स में चेंज कर रही हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मान लो मैंने कहा नॉर्थ पोल के साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो देखो नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो कॉज है। बट इस कॉज को ये अपोज करना चाहता है, इस कॉज को ये अपोज करना चाहता है, ये करंट इस तरीके से दौड़ाएगा कि ये कॉज अपोज हो जाए। अब देखो, ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, नॉर्थ, ये मैग्नेट है, मैं ये मैग्नेट ले रहा हूँ और ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल ले लो, ठीक है। अब नॉर्थ पोल, मैंने कहा ये कॉइल है, ठीक है, अब नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, पर ये तो चाहता है ना कि इस कॉज को अपोज करे, तो इस कॉज को अपोज करने के लिए ये करंट ऐसे दौड़ाएगा कि ये खुद नॉर्थ पोल बन जाए, खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो ये इसके पास आ रहा है, बट अगर ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ पोल बन गया, तो अब ये इसको अपोज करना चालू कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूं? वापस से रिपीट कर देता हूं, अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब भाई इसके अंदर दो दिशा हो सकती है, एक दिशा हो सकती है क्लॉकवाइज, एक दिशा हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज करंट दौड़ने की, ठीक है। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ होगा, इसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ होगा, ईएमएफ की वजह से इसमें कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, उसके बाद करंट दौड़ना चालू हुआ होगा, ये कहानी थी पूरी, ठीक है। नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, ठीक, पर ये चाहता है कि भाई नॉर्थ पोल मेरी तरफ ना आए, चाहता ही नहीं है कि मेरी तरफ आए, ठीक है। ये जिस वजह से मुझ पे ईएमएफ आ रहा है इसको अपोज करना चाहता है, तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो अब ये चाहेगा कि भाई मेरे से दूर जाए, मेरे से दूर जाने के लिए ये किसकी तरह एक्ट करना चालू करेगा, ये नॉर्थ पोल की तरह ही एक्ट करना चालू करेगा, ताकि नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करने लगे। और नॉर्थ की तरह एक्ट करने का मतलब क्या है कि करंट की दिशा कैसे दौड़ेगी, ऐसे दौड़ेगी, ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा 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 आ, इसका वो समझ लो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास कॉइल है, ठीक, और अगर फ्लक्स में मुझे चेंज कराना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई जो मेरा मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को जब दूर लेकर जाऊं तो भी तो इसके साथ फ्लक्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इससे पास हो रही हैं और फ्लक्स तब भी इंट्रोड्यूस हो रहा है अगर मैं इसको दूर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। बट अगेन, अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भैया अब जब तुम इसको दूर लेकर जा रहे हो तो ये तो कॉज हो गया, ये तो क्या हो गया, कॉज हो गया, ठीक है। अब ये चाहेगा कि ये इस कॉज को अपोज करे। अब कॉज क्या है, कॉज है भैया इसका दूर जाना, इसका दूर जाना, और ये इसको इस कॉज को अपोज करना चाहता है, तो अपोज करने के लिए क्या चाहेगा कि भैया मैं साउथ पोल की तरह एक्ट कर लूं ताकि ये मेरे से दूर ना जाए, ठीक है। तो अगर ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा तो अगेन इसमें जो करंट दौड़ेगा वो कैसे दौड़ेगा, वो क्लॉकवाइज दौड़ने लगेगा, समझ गए। तो इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट जब मैं नॉर्थ पोल उसकी तरफ ला रहा था तो ये खुद नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करना चालू कर दिया ताकि नॉर्थ पोल को अपोज कर सके, कॉज को अपोज कर सके, ठीक है। जब मैं नॉर्थ पोल से दूर ले जा रहा था तो इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो साउथ पोल की तरह काम करूंगा क्योंकि मैं कॉज को अपोज करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारी तरफ, तो तुम ये अपने पास लाना चाहेगा, समझ में आया। अब ये जो कॉज को अपोज करने वाली चीज है इसी को मैंने लेंज लॉ बोला, ठीक है। और चूंकि ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये कॉज को अपोज करती है, इस वजह से अगर मैं ईएमएफ लिखूंगा तो मैं उसको माइनस से डी फाई बाय डी टी लिखता हूं, माइनस से डी फाई बाय डी टी लिखता हूं, ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पर मैं एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अच्छा, यही रीजन है कि जब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट 1 बताया था उसके अंदर जब नॉर्थ पोल में इधर ला रहा था तो गैल्वानोमीटर ने एक दिशा में डिफ्लेक्शन शो करा, जब मैं नॉर्थ पोल से दूर ले जा रहा था तो गैल्वानोमीटर ने दूसरी दिशा में डिफ्लेक्शन शो करा, यानी दिशा उल्टी हो गई। दिशा उल्टी क्यों हो गई, क्योंकि कॉज उल्टा हो गया, इस समय कॉज था पास लाना, इस समय कॉज था दूर लाना, ठीक। अच्छा, यही चीज अब मैं वापस से चेंज करके देखो, अगर मैं मान लो ये पोल्स उल्टे कर दूं, यहां मैं साउथ कर दूं, यहां मैं नॉर्थ कर दूं, अब मैं साउथ को उसकी तरफ ला रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको इसकी तरफ ला रहा हूं तो ये तो चाहेगा कि इसको अपोज करे, तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, साउथ की तरह एक्ट करेगा,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये साउथ की तरह एक्ट करेगा, और ये जब साउथ की तरह एक्ट करेगा तो करंट करंट जो है वो किस दिशा में दौड़ना चालू होगा, करंट दौड़ना चालू होगा उल्टी दिशा में। जिस दिशा में पहले नॉर्थ की वजह से दौड़ रहा था उसकी उल्टी दिशा में साउथ की वजह से दौड़ेगा। और ऐसे यहाँ पर होगा, अगर मान लो यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाए कि अगर मैं साउथ की तरफ से इसको दूर लेकर जाऊं, तो ये अगेन ये चाहेगा कि नहीं नहीं मैं तो नॉर्थ बन जाऊं भैया, दूर ना जाए ये, क्योंकि कॉइल में तो हमेशा ये चाहेगी कि भैया इस कॉज को अपोज करा जाए। तो यही रीजन था जब हमने एक्सपेरिमेंट का तीसरा पॉस्टुलेट पढ़ा था या तीसरी ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि भैया जब मैंने साउथ से रिजल्ट्स लिए तो ये नॉर्थ के एकदम उल्टे आ गए। तो नॉर्थ के एकदम उल्टे कैसे आए होंगे, क्योंकि कॉज उल्टा हो गया तो ये रिजल्ट्स उल्टे हो गए। बात समझ में आई? तो इसको मैंने लेंज लॉ बोला, और लेंज लॉ मेरे को बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या रहने वाली है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इतना टफ नहीं है, और ये दो लॉज रहते हैं। ठीक है, एंड अब बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज के ऊपर छोटा सा, कि अच्छा एक बात और समझो कि अगर मैं मान लो फ्लक्स लिख रहा हूँ, तो ये तो मोमेंटरली फ्लक्स लिख रहा हूँ, मैं मोमेंटरली फ्लक्स लिख रहा हूँ, ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स लिख रहा हूँ, सॉरी फ्लक्स कह रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, फ्लक्स नहीं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। ठीक है, अगर मेरे को एवरेज ईएमएफ लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं बिल्कुल इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो माइनस साइन हट जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब जैसे क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, एरिया मेरे को दिया हुआ है, तो एरिया मेरे को क्या दिया हुआ है, 20 इंटू 30 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁴ क्यों लगाया समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.3 टेस्ला। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड व्हेन इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द फील्ड। तो प्लेन जो है वो अगर इस दिशा में है और फील्ड अगर इस दिशा में है, ठीक है, तो यानी और फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स अगर मैं निकालूंगा बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस समझ आ गई। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड, तो मैं निकाल सकता हूँ बी ए कॉस 30 डिग्री। ठीक है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.3 t, ये कितना दिया हुआ है 30 इंटू 10⁴, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है 2। निकाल लोगे, निकाल लोगे आराम से, इतना कोई सीन नहीं है, खुद ही निकाल लोगे, 4.5 इंटू 10⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब फाइनली अच्छा ये जो आपका निकल कर आया है किस में निकल कर आया है, वीबर में निकल कर आया है। ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड, ये आपको छोड़ दे रहा हूँ मैं, पैरेलल टू द फील्ड मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो बी ए कॉस थीटा में आप थीटा 0 डाल के कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगली चीज, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ठीक है, calculate the induced current through the coil at t equal to 2 second if resistance of the coil is 5 ओम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड कितना करंट इंड्यूस हो रहा है। अब मेरे पास फ्लक्स क्या दिया हुआ है, फ्लक्स क्या दिया हुआ है, 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t-5। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जहां तक है एमसीक्यू के अंदर। 5 ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस ईएमएफ में पहले कैलकुलेट करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा d∅dt होता है, और ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, क्योंकि मुझे किसी इंस्टेंट पे तो निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम में निकालना है। ठीक है, तो अगर मेरे को इसको इस तरीके से निकालना है तो मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 15t² प्लस 8t प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं t इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 प्लस 16 प्लस 2 यानी 78 वीबर, वीबर नहीं सॉरी, वीबर नहीं सॉरी, वोल्ट्स। ठीक है, 78 वोल्ट, ये इसका ईएमएफ निकल कर आ गया। अब एक बार इसका ईएमएफ निकल कर आ गया, मेरे पास रेजिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आर की वैल्यू मेरे को दी हुई है 5 ओम। ठीक है, तो भैया मैं करंट अगर निकालना चाहूंगा तो V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो I क्या होता है, V बाय आर। V मेरा 78 आया है। ठीक है, 78 डिवाइड बाय 5, यहाँ पर अगर मैं आंसर को निकालूंगा तो मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा 15.8। ठीक है, 15.8। तो ये आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। चीजें मैंने सही करी है नहीं करी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पर हार्ड नहीं है।
खुद से आप चीजें निकाल सकते हो। तो ये तो इंस्टेंट की बात हो गई, वो मैंने एवरेज की बात करवाई थी, वो दोनों चीजें मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है, अगला सवाल है, अ 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल हैज 1000 टर्न्स। ठीक है, यहाँ पर 1000 टर्न्स दिया हुए हैं और एट द टाइम ऑफ 5.5 into 10 power minus 4 वीबर ऑफ फ्लक्स passes through it. If the flux falls to this in per second, ईएमएफ जनरेटेड निकालना है और चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन कूलम्स निकालना है। ठीक है, अच्छा समझ गया मैं। तो अगर मैं यहाँ से, ठीक है, तो मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को n का वैल्यू दिया हुआ है 1000। ठीक है, मेरे को फ्लक्स इनिशियल कितना दिया हुआ है, इनिशियल कितना दिया हुआ है, इनिशियल मेरे पास है 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 वीबर। ठीक है, फ्लक्स फाइनल मेरे पास कितना दिया हुआ है, वो मेरे पास दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, अगर मैं डेल फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू 10 पावर माइनस 4 वीबर। ठीक, अच्छा, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन वोल्ट्स, ये हमको जनरेट करवा, ईएमएफ हमको बताना है इन वोल्ट्स। तो ये क्या निकल कर आ जाता था, अगर मुझे एवरेज ईएमएफ बताना है आपका डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टाइम, यानी कितना टाइम में कितना ईएमएफ चेंज हुआ, तो ये कितना टाइम में हुआ, 0.1 सेकंड में। तो मैं कह सकता हूँ -5 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 0.1, यानी ये आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, -5 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट्स। ठीक है, अब माइनस साइन यहाँ पे बता रहा है कि भाई दिशा, दिशा को तो नहीं बता रहा क्योंकि वोल्ट, वो ईएमएफ जो होता है वो तो क्या स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इसको अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहोगे तो ये 5 भी निकल सकता है, राइट, 5 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट भी निकल सकता है, राइट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चेंज इन ईएमएफ बताना होता है। अगर आप ऊपर से माइनस साइन लेकर आ रहे हो, जैसे अगर ऑब्वियसली अगर हम क्वेश्चन में देखें तो अपो चेंज को अपोज करने के हिसाब से माइनस साइन लगाते हैं, तो ऊपर से अगर आप माइनस साइन यहाँ पे लेकर आ ही रहे हो, ठीक है, तो ये फालतू में प्लस ही बन जाएगा। ठीक है, एन में प्लस ही बन जाएगा और ये 5 इंटू 10 पावर 3 आ जाएगा। 5 इंटू 10 पावर 3 अगर नॉर्मली आंसर कर देते तो भी आपका आंसर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल, अब देखो यहाँ पर मेरे को समझ आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने टर्न्स भी दिए हुए हैं, टर्न्स भी, अच्छा टर्न्स भी दिए हुए हैं, अच्छा टर्न्स भी दिए हुए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, टर्न्स भी दिए हुए हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू जो है, अगर टर्न्स भी दिए हुए हैं, तो अगर देखो ईएमएफ जो है हमारा, ये तो 1 टर्न का निकल कर आया। ठीक है, अगर मेरे पास 1000 टर्न में वही सेम चीज हो रही है, ठीक है, तो 1000 टर्न के अंदर मैं अगर फ्लक्स की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो 1000 टर्न्स में फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, एन बी ए कॉस थीटा हो जाता है, राइट, और वो एन डायरेक्टली बाहर आ जाता है यहाँ पे जब हम ईएमएफ की बात करते हैं। तो ईएमएफ में भी अगर मैं बात करूंगा, ये तो एक टर्न के लिए निकला, ठीक है, 1000 टर्न के लिए क्या निकलेगा, 5 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट निकला था, इसी को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये निकल जाएगा 5 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर निकलेगा, क्योंकि हमारे पास टर्न्स भी थे जो कि मैंने ध्यान नहीं दिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट में कैसे निकालूंगा, वोल्टेज को मैं डिवाइड कर दूंगा रेजिस्टेंस से। तो वोल्टेज हमारा ये है 5 इंटू 10 पावर 3, सॉरी 10 पावर 6, ठीक है, और करंट हमारा क्या दौड़, और सॉरी रेजिस्टेंस हमारा क्या है 10, तो 5 इंटू 10 पावर 5, ये हमारा एम्पियर, इतना हमारा करंट निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा, ये हमारा करंट निकल कर आ गया। ठीक है, टाइम हमको दिया ही हुआ है 0.1 सेकेंड, अगर आप ध्यान दो तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो यार, ये भी समझाना पड़ेगा, क्या चार्ज निकाल सकते हो, तो चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये होता है करंट, करंट आपके पास है, टाइम आपके पास है, ठीक है, टाइम यहाँ पुट करो, करंट यहाँ पुट करो, चार्ज आप यहाँ से निकाल दोगे। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल इन कोलॉम्स आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आपसे बन सकता है, इजी से सवाल बनते हैं, यहाँ से कुछ ज्यादा हार्ड नहीं बनता है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ईएमएफ को जनरेट करने के लिए, या अगर मैं बात करूं कि फ्लक्स को चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ तो फ्लक्स के चेंज से ही इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो देखो मैं आपसे सबसे पहले समझो, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये अभी सब छोड़ो चीजें, पहले हम इस पर आते हैं। चलो पहले एक बात समझो, ठीक है, पहले थोड़ी सी बात समझो क्या है, पहले बात करते हैं, थोड़ा फील लेते हैं इसकी, और फिर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे चीजें। ठीक है, देखो फ्लक्स को अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, फ्लक्स को मुझे चेंज करना है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ, आपको समझ आ रहा है कि मैं या तो बी का वैल्यू चेंज कर लूँ, या ए का वैल्यू चेंज कर लूँ, या मैं कहीं ना कहीं थीटा का वैल्यू चेंज कर लूँ। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है फ्लक्स को चेंज करने का,
तो आप कहोगे नहीं है, कोई और तरीका फ्लक्स को चेंज करने का नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बी को चेंज करना चाहूँ तो इसका मतलब मैं बी को कैसे चेंज कर सकता हूँ? बी को मैं चेंज करना चाहूँ तो बी को तो मैं तभी चेंज कर सकता हूँ जब किसी करंट की वजह से बी आ रहा हो। भाई मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनती है? करंट की वजह से बनती है। अगर मान लो करंट लगातार चेंज हो रहा है तो बी में चेंज आएगा। ए को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? ए को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? एरिया चेंज कर सकता हूँ। हाँ, डायमेंशन अगर मैं चेंज कर पा रहा हूँ तो कर सकता हूँ बिल्कुल। और थीटा मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? थीटा मतलब ये तो बी और ए के बीच में, मतलब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है और अगर मैं ऐसे कॉइल ले लूँ और कॉइल को मैं घुमा दूँ, तो जब मैं कॉइल को घुमाऊंगा तो अलग-अलग ओरिएंटेशन होंगे कॉइल के, तो फ्लक्स में चेंज आ सकते हैं गैस। तो ये 3 तरीके हैं। अब इन 3 तरीकों के बेसिस पर ही कई सारे एप्लीकेशन आते हैं इनके, ठीक है? तो एक-एक करके चीजें समझते हैं। पहला एप्लीकेशन आपका ये आता है, अ, पहला एप्लीकेशन आपका ये आता है। अब यहाँ पर देखो क्या फिगर है, पहले फिगर को समझो। इस तरीके से पहले एक फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से एक फ्रेम बनाया गया और इस फ्रेम में इस तरीके से एक फ्रेम बनाया गया और इसका एक साइड जो है वो मूवेबल रख दिया गया, मतलब ये वाला साइड मूव कर सकता है आराम से, ठीक है? इस फ्रेम को मैं क्या बोल दूंगा? ए बी सी डी बोल दूंगा, ठीक है? इसके अंदर अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से लगा ली, जो कि इस दिशा में लगा ली मैंने, मतलब अंदर लगा ली, इसका समझते हो मतलब? इसका मतलब है अंदर, और अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो वो बाहर है, ठीक है? तो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा ली जो अंदर है, ठीक है? और एक रॉड इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है? समझ गया मैं। अब अगर मैं बात करूंगा आपसे कि ये रॉड किस तरफ मूव करेगा, ये रॉड इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो इस रॉड के ऊपर देखो, आप एक बात समझ पा रहे होगे कि इस रॉड के केस को समझो, ठीक है? इस रॉड पे क्या हो रहा है? इस रॉड पे कुछ फोर्स लग रही होगी क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है? क्या फोर्स लग रही होगी समझो। अगर मान लो ये रॉड ऐसे है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और ये रॉड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस रॉड के बीच में जो एंगल है, थीटा है या एंगल है, वो कितना है? 90 डिग्री। और फोर्स हम कैसे निकालते हैं? आई एल क्रॉस बी, ठीक है? अब चूंकि एल और बी के बीच में जो एंगल है, एल लेंथ तो ऐसी है, लेंथ वेक्टर तो ऐसी है, तो एल और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो फोर्स यहाँ पे मैं कह दूंगा आई एल बी, ठीक है? आई एल बी। और अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से, राइट मतलब अपना हाथ एल की दिशा में रखा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घुमाया, तो फोर्स मेरी इस दिशा में आ रही होगी, यानी इस दिशा में कुछ वेलोसिटी इसके पास होगी, इस दिशा में कुछ मोशन ही कर रहा होगा, ठीक है? अच्छा, अब चूंकि इस दिशा में इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इस दिशा में कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो वेलोसिटी होने की वजह से क्या होगा कि एक इंस्टेंट पे तो ये यहाँ पर है, ठीक है? और अगले इंस्टेंट पे सोचो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? मैंने कहा कि t इक्वल टू कुछ 0 पर तो ये यहाँ पर था, ठीक है? बट t इक्वल टू कुछ 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, t सेकंड बाद ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? ये बात समझ आई कि समझाने के लिए है खाली, समझ गए? अब हुआ क्या, जब ये यहाँ पर आ गया तो ये तो लगातार चेंज हो रहा है, ये तो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँ, मैंने मान लो इस साइड को तो एल मान लिया, यही रॉड का भी लेंथ है, ठीक है? यही लेंथ तो रॉड का भी है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा चूंकि ये लगातार चेंज हो रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस x है, हो सकता है और चेंज हो जाए, तो किसी डिस्टेंस पे मैंने मान लिया चीज x है, ठीक है? अब अगर मैं एरिया निकालूंगा यहाँ से, तो मैं एरिया इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं एरिया क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा x इंटू एल, रेक्टेंगल है तो ये एल एक्स इसका एरिया आ गया, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से मान लो फ्लक्स लिखूंगा, तो फ्लक्स मैं कैसे लिखूंगा? बी ए कॉस थीटा, बट यहाँ से थीटा समझ में आ रहा है 0 डिग्री है, ठीक है? तो यहाँ से फ्लक्स में अगर मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिखूंगा बी एल एक्स, बी एल एक्स, ऐसे तो लिखूंगा, ए की जगह एल एक्स पुट कर दिया मैंने। अब मेरे को ये मैं बताना है, तो मैं कहूंगा भैया ये तो डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है? तो डी बी एल एक्स बाय डी टी। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है? बी फिक्स्ड है, एल फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा, बाहर आ जाएगा, ठीक है? और खाली एक चीज फिक्स्ड नहीं है, वो है आपका x, ठीक है? तो ये हो गया dx बाई dt। अच्छा, x जो है वो t के साथ जो चेंज हो रहा है, क्या वही वेलोसिटी है?
जो एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ वही वेलोसिटी है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बन गया वीबीएल, और ये आपका एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो इस तरीके का सेटअप दिया गया और अगर मैं एरिया को चेंज करा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकल कर, सॉरी फ्लक्स निकल कर आता है वो तो बीएलएक्स निकल कर आ जाता है, मतलब एक्स मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पर ये, या कुछ एक इंस्टेंट पर ये इस तरीके से एक्स होगा, और अगर मैं यहाँ से ईएमएफ निकालूंगा तो वो वीबीएल निकल कर आ जाता है। अच्छा, यही पे मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें मान लो कुछ करंट भी दौड़ना चालू हो गया, कुछ करंट भी दौड़ना चालू हो गया। अब जो करंट दौड़ना चालू हुआ होगा, ठीक है, अगर मुझे वो बताना है तो मेरे को भैया ये कहना पड़ेगा कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। तो अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस होगा तो आई होता है वी बाय आर, और ये कितना है वी बी एल बाय आर, ठीक है, इसमें वी क्या है वेलोसिटी, राइट। तो करंट तो इतना दौड़ने वाला है। यहीं पर मैं पावर की बात कर लेता हूँ। पावर अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कहोगे वी इंटू आई होती है पावर, वी आपके पास है ही वीबीएल, ठीक है, तो वीबीएल इंटू वीबीएल बाय आर, तो यानी पावर कितनी आ गई वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला आप ऐसे दे सकते हो, करंट का फॉर्मूला यहाँ पर ये दौड़ने वाला है, यानी इंड्यूस्ड करंट ऐसे दौड़ने वाला है, और ईएमएफ इस तरीके से दे सकते हो। इसमें ही अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि करंट की दिशा क्या होगी दौड़ने की, एक दिशा है कि करंट ऐसे दौड़ सकता है, एक दिशा है करंट ऐसे दौड़ सकता है, किस दिशा में करंट दौड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, आप क्या करो कि वेलोसिटी की दिशा में, वेलोसिटी की दिशा में हाथ रखो, जिस दिशा में मोशन हो रहा है उस दिशा में हाथ रखो। तो मैंने वेलोसिटी की दिशा में हाथ रखा, ठीक है, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर उंगलियां घुमा दो, राइट हैंड लेना, उधर उंगलियां घुमा दो। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती तो मैं उंगलियां ऐसे घुमाता, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैं उंगलियां ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है, जो अंगूठे का डायरेक्शन है। अब इस समय अंगूठे का डायरेक्शन है वो क्या है, इस दिशा में। तो यहाँ पर अगर मैं करंट दौड़ाऊंगा तो वो इस तरीके से, यानी यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऐसे 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 दौड़ेगा, ठीक है। अगर इन केस मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की दिशा में होती, ठीक है, और ये मोशन ऐसे हो रहा होता, तो ये मोशन अगर ऐसे हो रहा तो मैं उंगली ऐसे घुमाता और ये पूरी दिशा ऊपर जाती, तो यहाँ पर करंट ऐसे दौड़ता, ठीक। अब मान लो अगर वेलोसिटी इस दिशा में होती, यानी इससे दूर जा रहा होता, तो अगर वेलोसिटी इस दिशा में होगी, ठीक है, तो मैं मोशन इस दिशा में हो रहा है, उंगलियां मैंने अंदर घुमाई और अंगूठा फिर ऊपर, तो फिर करंट ऐसे दौड़ता। तो यानी करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वही तो लेंज लॉ हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी चीजें निकाल सकते हो। ये हमारा एक केस हो जाता है जहां पर मैंने क्या करा चेंज इन क्या करा चेंज इन एरिया कर दिया, राइट। अच्छा, अब एक केस और होता है, एक केस और समझो क्या होता है। अब मान लो कि मैंने कहा एक केस आपका और भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको भी समझ लेते हैं पहले। तो मान लो मैंने कहा कि इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है, अंदर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस में दौड़ रही है, राइट, अंदर की दिशा में, ठीक है। मैंने एक रॉड ली, मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके से एक रॉड ले ली, ठीक है, इस तरीके से एक रॉड ले ली, ठीक, और मैंने इस रॉड को ऐसे ऐसे घुमाना चालू कर दिया, ठीक है, रॉड ली, रॉड को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाना चालू कर दिया। इसमें भी चेंज इन फ्लक्स तो हो ही रहा है, तो फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ईएमएफ इंट्रोड्यूस होगा, कितना होगा वही हमको निकालना है। तो मैंने कहा कि अगर इसके साथ, चूंकि ये रोटेशन हो रहा है इसके साथ, तो इसके साथ मान लो कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमारी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, या ओमेगा हमको पता है क्या है, ठीक है। ओमेगा की आप ध्यान ना दिलाना पड़े, इसकी यूनिट माइनस इस तरीके से होती थी, ठीक है, सेकंड माइनस वन में होती थी, 1/सेकंड होती थी, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने क्या करा, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो देखो एक बात समझो, ये रॉड जो है वो अलग अलग मोशन कर रही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, पर आप एक बात समझ के देखो कि अगर मान लो मैं एक छोटा सा डीएक्स एलिमेंट ले लूं, ठीक है, ये क्या है, ये डीएक्स एलिमेंट है, और अगर मान लो ये कुछ एक्स दूरी पर है रॉड के सेंटर से, ठीक है, तो क्या ये भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ही घूम रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, हाँ जी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा। अगर मान लो मैं कोई डीएक्स एलिमेंट यहाँ ले लूं, कुछ और एलिमेंट ले लूं, यहाँ पे डी वाई एलिमेंट ले लूं, वो भी इसी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, इसी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है
कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा और ध्यान दूँ, तो अलग-अलग एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, पर चूँकि लेंथ चेंज हो रही है, ये जो है एक ऐसा सर्किल में घूम रहा होगा, ठीक है? ये कुछ ऐसे सर्किल में घूम रहा होगा, ठीक है? पर चूँकि लेंथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पर अगर मैं अगेन अगर मैं फ्लक्स लिखूँगा, क्या लिखूँगा फ्लक्स? फ्लक्स अगर मैं लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा BA कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है, सिंपली दिख रहा है, तो यानी BA आ गया फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर B ही है, और एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो एरिया कितना रहने वाला है? यहाँ पर ये सवाल है हमारा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब एरिया कितना रहने वाला है, ये सवाल है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सोचो, ठीक है, ध्यान से सोचो हम क्या करेंगे। कहाँ गया वो शेयर? अब हम देखो क्या करेंगे, मान लो हमने ऐसे मूव करा, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि जो यहाँ से फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो क्या रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, सोच के देखो, ठीक है, सोच के देखो। नहीं समझ में आया, समझो। फ्लक्स यहाँ पे जो चेंज हो रहा है B इंटू ए है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर ये भी तो रॉड ही है। इसके साथ जो चेंज इन फ्लक्स आपका आने वाला है, वो अगर मैं पूरे रॉड के साथ इंटीग्रेट करूंगा, तो वो तो यही आ जाएगा VBL, क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी है। मैंने कहा कुछ इसकी वेलोसिटी रही होगी ना, अरे भैया इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है, तो वो भी तो VBL ही आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं। तो वेलोसिटी हमारी क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, वो हमारा सवाल है। मतलब मैंने कहा चलो EMF तो मेरा VBL ही आ गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या निकल, अच्छा L की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? L अगर मैंने मतलब बहुत छोटा सा dx लिया हुआ है, ठीक है, तो L की वैल्यू तो मैं यहाँ पे dx ही कह सकता हूँ, राइट। B यहाँ पर आ गया, वेलोसिटी मुझे निकालनी है। अब देखो, वेलोसिटी अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको रोटेशन थोड़ा सा ध्यान हो, तो मान लो कोई पीस है जो x डिस्टेंस पर है, ठीक है, और मतलब x रेडियस के सर्किल में कोई पीस ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इस तरीके से घूम रहा है। अगर मैं किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी बताऊंगा, तो वो क्या मैं ओमेगा x लिखता था, या ओमेगा इंटू इसका जो रेडियस है वो लिखता था। तो अगर मैंने मान लो ये जो dx है ये कुछ x डिस्टेंस पे लिया हुआ है, तो ये ओमेगा x होगा, ठीक है। अगर कोई डिस्टेंस में बढ़ाता जाऊंगा, तो वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। अब चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही थी, इस वजह से मैंने ये पूरी dx वाली कहानी करी थी। अब समझ आया? अब समझ आया, मैथमेटिकली दिखा रहा हूं मैं आपको, वैसे तो स्टार्टिंग में समझाई दिया था। मैथमेटिकली क्या था, x की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, x यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है, तो x की वैल्यू चूंकि लगातार चेंज हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर कुछ EMF आ रहा था, ठीक है, और इसीलिए हमने यहाँ पर dx को ही लेकर इंटीग्रेशन करा। तो यानी v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एक्स। आप क्या करें जी, तो अब ओमेगा तो बाहर आ जाए और b भी बाहर आ जाए, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। 0 टू L, 0 टू लेंथ ऑफ रॉड, अगर मैं इसमें लेंथ ऑफ रॉड L बोल दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो अब मैं क्या करूं, अब तो हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, अब तो हो गया इंटीग्रेशन, समझ गए। तो यहां से मैं ये चीज बता सकता हूं कि अगर एक रॉड जो कि L लेंथ की है, वेलोसिटी मुझे नहीं पता, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है ओमेगा, तो वो अगर घूम रही है तो उसकी वजह से भी कुछ फ्लक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं। छोटी सी डेरिवेशन है, पूछी जा सकती है। जिस तरीके से मैंने यहाँ थॉट प्रोसेस बनाया है पूरा, एक स्टूडेंट की तरह थॉट प्रोसेस बनाता हूँ मैं हर एक वीडियो में। एक बच्चा, मेरे को ध्यान है कि जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, ठीक है, तो टीचर क्या करते थे, फट 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 सॉल्व करते चले जाते थे। अब जब मैं बैठता था एग्जाम में, तो मुझे तो वो चीज ऐसे ध्यान नहीं आती थी, ठीक है। बस हाँ, जब मैं टीचर से पढ़ रहा हूँ, उस समय ऐसा लगता था कि हाँ यार ये चीज तो बहुत आसान हो जाएगी। तो मेरे को समझ आता था कि यार कुछ ऐसे मेरे डाउट थे जो शायद मैंने करके नहीं देखे, उस समय अगर मैं करके देख लेता ना, तो मेरे उसी समय जो डाउट था वो
मैं एक बार वापस से रिपीट करके देखता हूँ, मेरा वहीं क्लियर हो जाता, पर ये डाउट अब मुझे आ रहा है, ये डाउट अब एग्जाम में मुझे आ रहा है, ठीक है। तो तब मैंने एक प्रण लिया था कि अगर मैं कोई डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, तो मैं उसको पहले पढ़ने के बाद पहले खुद करके देखूंगा कि एग्जाम में मैं इसको कैसे लिखूंगा, और अगर मुझे कोई डाउट आ रहा है तो मैं वहीं क्लियर कर लूँ। तो ये डेरिवेशन जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने बिल्कुल आपको वैसे ही समझाया कि मेरे को क्या क्या डाउट आ सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिखा बी इंटू ए, फिर मेरे को ध्यान आया वीबीएल है, समझ गया क्या क्या डाउट मुझे आ सकते हैं, सब इस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो इसी तरीके से आपको अपनी डेरिवेशन लिख कर आनी है, और इसी तरीके से आपको अपना थॉट प्रोसेस बनाना है। तो ये तो एक तरीका हुआ चेंज करने का फ्लक्स को, ठीक है। अच्छा, एक तरीके से हमने फ्लक्स चेंज कर लिया। अब एक दूसरा तरीका फ्लक्स को चेंज करने का क्या हो सकता है? देखो, एक तरीका जब हमने चेंज करा कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी रखी, तो कुछ करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस होने का डायरेक्शन हमने निकाल लिया, और यहाँ पे हम सारी की सारी चीजें दे पाए। इस तरीके से d∅dt से निकल कर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और क्या हो सकता है? तो एक तरीका और हो सकता है कि यार देखो, हम क्या करें, हम थीटा वैल्यू को चेंज कर लें। हम क्या करें, हम थीटा वैल्यू को चेंज कर लें। तो थीटा वैल्यू को चेंज करने का तरीका मतलब क्या हो सकता है, समझो। हम क्या करें, समझना, कॉन्सेप्ट समझना पहले, ठीक है, तब इसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आता है, फिर उसको समझेंगे, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि मैंने एक नॉर्थ पोल यहाँ लगाया, साउथ पोल यहाँ लगाया, और मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक कॉइल ली, राइट, एक कॉइल ली। अब इस कॉइल के अंदर एरिया वेक्टर कैसे निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। कैसे निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। और बी कैसे, ऐसे है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री इनिशियली, ठीक है। अब यहाँ चूंकि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, पर 90 डिग्री एंगल ही हमेशा तो रहेगा नहीं। अगर मैं मान लो कॉइल को ऐसे कर दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पर ए और जो बी था उसके बीच में कुछ एंगल चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर मैंने कॉइल को और घुमा दिया तो एंगल फिर चेंज हो गया, फिर और घुमा दिया फिर चेंज हो गया। तो अगर मैं कॉइल को ऐसे रोटेट कर दूं, यानी इसका जो एक्सिस अगर इसके परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका एक्सिस मैंने परपेंडिकुलर रखा और कॉइल को घुमा दिया गोल, ठीक। तो कॉइल को अगर मैं घुमा दूंगा तो थीटा का वैल्यू चेंज हो गया यहाँ पे। अब चूंकि थीटा का वैल्यू चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि भाई यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आया। अब चूंकि फ्लक्स में चेंज आया, इस वजह से मैं कह सकता हूं कि यस, यहाँ पर कुछ ईएमएफ या कुछ करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, ठीक। और यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है एसी जनरेटर का। तो एसी जनरेटर का काम क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को यानी जो हम घुमा रहे हैं कॉइल को, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है समझना, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ खास नहीं है, समझना क्या रहता है। इस यहाँ पर दो बड़े बड़े ऐसे करके मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से घुमाने के लिए शेफ्ट लगी होती है, और यहाँ पर आपकी कॉइल लगी होती है, ठीक। समझ गए, ठीक है, समझ गए। बाकी एनसीईआरटी में इसका पूरा पूरा डायग्राम विद ऑल द लेबलिंग दिया ही हुआ है, एक बार आप देख भी लेना। पर डायग्राम अगर आप ऐसे भी बना दोगे तो चल जाएगा, ये कॉइल है, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और इस कॉइल को हमने उंगली से घुमा दिया, यहाँ से बाहर से घुमा दिया, जैसे बचपन में करते थे ना, मोटर लेते थे। तो मोटर में यही तो कॉन्सेप्ट होता था, यहाँ बीच में कॉइल लगी होती थी, इधर इधर मैग्नेट होते थे। और अगर हम मोटर को आगे से घुमा दें और पीछे उसके जो दो एंड्स हैं, यानी जो यहाँ से दो एंड्स मैंने मान लो निकाल दिए, ठीक है, यहाँ से मैंने दो एंड्स निकाल दिए, ठीक। और इसके साथ मैंने एक बल्ब लगा दिया, एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक है। मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लो एक बल्ब लगा दिया, तो होता क्या था कि अगर मैं इस चीज को घुमाता था, बचपन में याद करो मोटर में यही तो होता था, इस चीज को घुमाता था तो ऊपर का बल्ब जल जाता था, ठीक। ये क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम लोग एसी जनरेटर बोलते हैं। अभी एसी क्यों बोलते हैं, जनरेटर क्यों बोलते हैं, दोनों समझना। जनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है समझ लो। मैंने कहा कि जब मैं इसको घुमाऊंगा, ठीक है, तो देखो ओरिजिनली क्या है, इसका कुछ एरिया वेक्टर रहा होगा, ठीक है, इसके साथ कुछ फाई रहा होगा, ठीक है, फाई कह रहा हूँ, बी आई होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं फाई लिखता हूँ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिखता हूँ, तो वो होता है बी ए कॉस थीटा डिग्री, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि चलो अगर मैं चूंकि इसको घुमा ही रहा हूँ, तो घुमाने की वजह से इसमें कुछ ओमेगा आया होगा, ठीक। और यहां से मैं थीटा, किसी टाइम पे अगर मुझे थीटा देना है तो वो ओमेगा इंटू टी से दे सकता हूँ, ओमेगा इंटू टी से दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर टी इक्वल टू 1 सेकंड पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 10 सेकंड, 20, 25, 30 सेकंड, तो हर सेकंड में मैं थीटा ओमेगा इंटू टी से दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स लिखूंगा
कैसे लिखूंगा, बी ए कॉस ओमेगा टी ऐसे लिखूंगा। जी हाँ बिल्कुल। अब अगर मैंने फ्लक्स ऐसे लिखा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं माइनस डी फाइव बाई डी टी की बात करता हूं तो मैं कहूंगा माइनस डी बी ए कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। आप मेरी बात समझो, यहां पर चेन रूल लगेगा डेरिवेशन का और डिफरेंशिएशन का, और बी इंटू ए को हम लोग बाहर निकाल लें क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बी इंटू ए को बाहर निकाल लूं, ठीक, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो साइन ओमेगा टी, और फिर चेन रूल लगाएंगे तो जो ओमे टी के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया। और फाइनली अगर मैं यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूंगा, ठीक है, और माइनस साइन भी आता ही ऑब्वियसली, बट माइनस साइन ऊपर वाले माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहीं पे अगर मेरे पास n टर्न होंगे, एक टर्न तो होगा नहीं, ठीक है, मैं तो कोशिश करूंगा ज्यादा टर्न लगाऊं, जितने ज्यादा टर्न लगाऊंगा उतना अच्छा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा टर्न्स लगाऊंगा उतना अच्छा ईएमएफ होगा, तो कॉइल में एक टर्न तो होगा नहीं, कई सारे टर्न्स लगे होंगे। तो यहाँ पर ये आपका ईएमएफ होता है जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है, या मैं बल्ब लगा रहा हूँ तो बल्ब के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर अगर मैं करंट इंड्यूस्ड निकालूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। आर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था। अच्छा एक बात यहाँ समझो, ईएमएफ ये निकल कर आया, इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या आपको समझ आ रहा है कि जो ईएमएफ निकल कर आया है वो कुछ ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है? तो आप कहोगे बिल्कुल हाँ ऐसा ही दिखता है। अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, साइनोसुडियल, क्योंकि ये साइन वेव पे डिपेंड कर रहा है, साइनोसुडियल ईएमएफ कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ये टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ है? आप बिल्कुल कहोगे टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ आप इसे बोल सकते हो। तो ये आपका एक ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन है, टाइम के साथ चेंज होने वाली। अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या होता है, बट यस, इज इट नॉट डिफाइनिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट? यस। तो ये ऑल्टरनेटिव करंट डिफाइन कर रहा है क्योंकि एक साइनोसॉइडल करंट है, साइनोसॉइडल में प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपका एक साइनोसॉइडल ईएमएफ होता है। और ड्यू टू चेंज इन ओरिएंटेशन, चेंज इन थीटा एंगल, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंट्रोड्यूस होती है। अब आपसे कोई पूछ ले भैया यहाँ पर मुझे पावर बता दो, पावर बता सकते हो, V इंटू आई करके पावर बता सकते हो, E इंटू आई करके, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हो। सारी चीज यहाँ से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट दैट टफ, वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है, कुछ भी इतना टफ नहीं है, समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट होता है एसी जनरेटर का, जो मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बताओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिमाग में आ रहा है, इस समय इंजीनियरिंग ही चल रही है, ठीक है, समझ गए? तो ये हमारे तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं फ्लक्स को। तो फ्लक्स को चेंज करने के दो तरीके हमने देख लिए, एरिया को चेंज करने का तरीका देख लिया, और साथ में अभी हमने देखा कि हम अगर ओरिएंटेशन को चेंज करें तो क्या होता है, और उसका एक एप्लीकेशन देख लिया एसी जनरेटर का। अच्छा इसी में आगे बढ़ते हुए एक चीज और समझो कि जैसे एक चीज और समझो, एक छोटी चीज और भी होती है कि जैसे मान लो एक, अभी तक तो हमने कॉइल्स की बात करी है, ठीक, अभी तक हमने सिर्फ कॉइल की बात करी। कॉइल क्या होती है, मतलब ऐसे करके एक हॉलो कॉइल है, कॉइल तो हॉलो ही होती है, एक हॉलो कॉइल है, उसमें इस तरीके से करंट दौड़ सकता है, ठीक है। तो क्या ईएमएफ इंट्रोडक्शन, ईएमएफ जो इंडक्शन होता है उसका, और बाकी करंट इंडक्शन होता है, तो क्या ये कॉइल्स में ही हो सकता है? नहीं, ये तो शीट में भी हो सकता है, ये तो ब्लॉक में भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैंने कोई शीट या कोई ब्लॉक ले ली, ठीक, और इसके साथ मैंने फ्लक्स में कुछ चेंज कराया, इसके साथ मैंने क्या करा, मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज करा दिया शीट के साथ, क्योंकि शीट का अब देखो एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम कैसे चेंज करा सकते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन में चेंज हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो। दो ही तरीके हैं फ्लक्स को चेंज कराने के, ठीक है। तो क्यों मैग्नेटिक, यार भूल जाते हो बाबू सब है पढ़ते पढ़ते, ये थीटा में चेंज हो या बी में चेंज हो, एरिया तो हम चेंज नहीं करा सकते अब इसका, ठीक है। तो होता क्या है, ये अपने अंदर ना ऐसे छोटे 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 करंट्स इंट्रोड्यूस कर देता है, इसी को हम लोग एडी करंट्स बोलते हैं, ठीक है, या वर्लपूल करंट्स बोलते हैं। तो वर्लपूल करंट्स क्या होते हैं, जैसे पानी में छोटे छोटे वर्लपूल्स बनते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर छोटे 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 करंट क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ होता है ये, क्लोज्ड पाथ में इंड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, चूंकि करंट इंड्यूस हो रहे हैं,
तो इस करंट के इंड्यूस होने की वजह से करंट का कुछ हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था कि करंट इंड्यूस होता है, इसकी हीटिंग होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये मेटल शीट क्या करती है, हीट करने लग जाती है। तो इसी को हम लोग एडी करंट्स बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा। और ये जो होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जो चेंज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ही रीजन है इस करंट को इंड्यूस कराने का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ये अपोज करते हैं, अपोज तो करेंगे ही यार, लेंज लॉ है, काम ही यही है। करंट ऐसे इंड्यूस होता है कि वो अपने कॉज को अपोज करे, ठीक है। तो इस कॉज को तो अपोज करेंगे ही सही, ठीक है। अच्छा, बाकी दो मोटे मोटे इसके एप्लीकेशन आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का। क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन होती है, तो बहुत बड़ी मशीन का मान लो कोई पहिया चल रहा है, ठीक है। अब ये जो पहिया चल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे इसको रोकना है जल्दी से, तो इसके अराउंड में क्या करूंगा, इसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दूंगा। अब इसके अराउंड अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ एडी करंट्स आएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन वगैरह चेंज हो रहा होगा। तो इस तरीके से या मैग्नेटिक फील्ड भी मैं लगा सकता हूँ। वो लगा लोगों के मैं इसमें कुछ फ्लक्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फ्लक्स में कुछ चेंज ऑफ फ्लक्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे एडी करंट्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से इसकी हीटिंग होगी, हीटिंग होने की वजह से धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स की तरह ये यूज किए जा सकते हैं कि अगर मैं किसी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दूं, अपने अंदर ये एडी करंट इंड्यूस कर ले और उसके बाद हीटिंग करने लगा, धीरे धीरे रुक जाए। दूसरा तरीका है मेटल फर्नेस। मेटल फर्नेस मतलब मेटल को पिघलाने पिघलाने के लिए ये चीज यूज हो सकती है। कोई बड़े मेटल को पिघलाना है तो हम क्या करें, हम एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस कर लें एक पर्टिकुलर मेटल के अंदर और उसकी हीटिंग कर दें ड्यू टू एडी करंट्स, और हीटिंग के बाद हम उसको मेटल फर्नेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज होते हैं, ये दो यूज होते हैं जो आप लिख कर आ सकते हो एडी करंट्स के, ठीक है। चलो अभी तीसरा एप्लीकेशन हमारा बचा है। क्या बचा है, अभी हमने देखा कि फ्लक्स में चेंज हो सकते हैं इसकी वजह से, इसकी वजह से, सॉरी इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं देखा। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो तो भी फ्लक्स में चेंज आ सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे आएगा, अब उसको समझते हैं, ठीक है। चलो आओ समझते हैं। तो ये पूरी कहानी हमने समझ ली है, इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक सवाल है सिंपल सा, आप पहले इसको देख लेते हैं। सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ है, and 25 tons rotates about its vertical diameter with angular speed of this. If the uniform horizontal magnetic field is इतना, obtain the maximum voltage induced in the coil. तो अभी हमने पढ़ा था कि आ, अगर मान लो एक कॉइल है, वो रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने की वजह से उसमें कुछ ओमेगा आएगा। ओमेगा हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख ही लेते हैं। एरिया हमारे पास है 300 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। मेरे सॉल्विंग के तरीके को देखते रहा करो, ठीक है। मैं सीधे देखो चीजों को डायरेक्टली लिख देता हूं, किसमें, एसआई यूनिट में, ठीक है। अब है क्या, ये ऐसे है कॉइल और ये इसका वर्टिकल डायमीटर, तो इसके अराउंड इसको घुमा दिया गया, ठीक है। इसके अराउंड इसको घुमा दिया गया और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम कैसे कह सकते हैं, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, 0.5 टेस्ला, 0.05 टी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में आपको नजर आ रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है, वो लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि उसको घुमाया गया है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि भाई ठीक है, मेरे पास जो फॉर्मूला निकल कर आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का इस केस में, वो क्या था, अगर मान लो हमारा एंगल लगातार चेंज हो रहा था, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आपको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा क्या दिया हुआ है 40, एन क्या दिया हुआ है 25, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है 0.05, ए क्या दिया हुआ है 300 इंटू 10⁴ साइन, ओमेगा क्या दिया हुआ है 40, और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम को दिया नहीं हुआ, टी लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, ये 100 आ गया, 1000 आ गया, सॉरी 1000 आ गया, 1000 और ये 50 आ गया, 50 और ये 15,000 आ गया, हाँ 15,000 आ गया, 15,000 यानी 1.5 इंटू 10⁸ साइन इंटू 40t, ये आंसर आ गया आपका। पर आंसर में आपसे ये नहीं पूछा गया है ओब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मैक्सिमम वोल्टेज बताना है। अब देखो हमेशा याद रखो कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होगे कि साइन का जो पूरा टर्म है, ठीक है, इसमें टी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, बट अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज बताना है तो साइन की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये चीज पूरी की पूरी मैक्सिमम पे आ सकती है। ये साइनोसॉइडल वेव की तरह ही तो चल रही चीज,
साइनोसोडियल वेव की तरह चल रही है चीज, तो ये चीज कब मैक्सिमम आएगी, जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू जब 1 हो जाए, इसका मतलब 1.5 इंटू 10⁸ वोल्ट्स, ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझाने के लिए क्वेश्चन डलवाया गया था कि साइन का वैल्यू 1 हो तब आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज होती है? सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब ये इंसान की फितरत है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, इंसान क्या है कि जो चीज उस पे है ना, वो हमेशा उसको अपोज करना चाहता है, खुद ही खुद का दुश्मन बना रहता है हर समय। ठीक है, तो ये उसी टाइप की चीज है कि इंसान की जो फितरत है ना, वही सेल्फ इंडक्शन की फितरत है। क्या है समझना? द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ये तो डेफिनेशन हुई, पहले समझते हैं क्या। पहले समझते हैं क्या। ओके, तो है क्या समझना। होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि मैंने क्या करा, मैंने एक कॉइल ली। ठीक है, एक कॉइल ली। अब इस कॉइल के अंदर मैंने क्या करा, एग्जाम्पल के लिए समझो, मैंने इसमें एक बैटरी लगाई। ठीक, जिसकी वजह से इसमें कुछ करंट दौड़ना चालू हुआ होगा। अभी मैंने स्विच खोल रखी है। ठीक है, मैंने स्विच खोल रखी है, मतलब मैंने की ओपन कर रखी है, स्विच नहीं, की ओपन कर रखी है। अब मैंने की क्लोज कर दी, तो उसमें कुछ करंट दौड़ना चालू हुआ होगा। ठीक है, अब जब करंट दौड़ना चालू होता है तो करंट तो दौड़ता है, धीरे धीरे उठता है करंट, ऐसे एकदम से तो नहीं उठ जाता है। अब धीरे धीरे उठता है करंट, ये वाली चीज हमने अभी देखी थी एक एक्सपेरिमेंट में, जो हमारा एक्सपेरिमेंट 3 हुआ था, कि उस एक्सपेरिमेंट में भी यही हो रहा था कि जब की क्लोज हो रही थी, यानी की बंद हो रही थी या की ओपन हो रही थी, तो करंट जब एकदम से आ रहा था और एकदम से जा रहा था, उसमें मोमेंटली डिफ्लेक्शन आ रहा था, मोमेंटली डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वानोमीटर का, जिसका मतलब ये था कि मोमेंटली उसमें करंट इंट्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो अब हमने क्या करा समझना। अब मैंने क्या करा, मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, मैं करंट को क्या कर रहा हूँ, करंट को बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर पूरे पे करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, 0, 5, 10, 20, 25, 30। ठीक है, करंट बढ़ रहा है। अभी स्टेडी करंट नहीं आया, स्टार्टिंग में बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से, करंट बढ़ने की वजह से क्या होता है, करंट कुछ मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करता है। क्या होती है वो भैया, अगर मैं सोलेनॉइड ले लूंगा तो उसकी में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होती है, मान लो सोलेनॉइड ही ले रखा है मैंने। ठीक है, तो आई जब बढ़ता है तो बी बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगी, ठीक है, तो हमें समझ आ रहा है कि अब चूंकि फ्लक्स में, अभी तक हमने देखा था ये चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए, अब हम देख रहे हैं कि चलो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ने की वजह से कुछ करंट इंट्रोड्यूस होना चालू होगा। अब ये जो करंट इंड्यूस होना चालू हुआ, ये किस दिशा में होगा भैया, ये तो चाहेगा कि मैं अपने कॉज को अपोज करूं, यानी जिस दिशा में करंट दौड़ रहा है, जिस दिशा में करंट दौड़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। और मैग्नेटिक की फील्ड बढ़ रही है, इस वजह से ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो रहा है, और इस वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि मैं तो भैया इसको मैं इस तरीके से करंट दौड़ाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो, या मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। ठीक, तो करंट क्या होगा, करंट से उल्टी दिशा में, करंट जिस दिशा में करंट दौड़ रहा था उसकी ऑपोजिट दिशा में करंट दौड़ना चालू हो जाएगा, इंड्यूस करंट। तो अगर मैं कहूंगा कि मतलब मान लो आई इंड्यूस्ड, इस केस में मैं क्या कहूंगा, आई इंड्यूस्ड आई ऑपोजिट टू आई, यानी ये इंड्यूस्ड आई है, मतलब जो करंट इंड्यूस हुआ, छोटा सा करंट इंड्यूस होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, तभी तो गैल्वानोमीटर से मेजर करते हैं और एमीटर से करना पड़ता है। तो छोटा सा करंट जो इंड्यूस हुआ, वो ऑपोजिट होगा जो इस करंट उसमें ऑलरेडी दौड़ रहा था। अब एक दूसरा केस समझो, दूसरे केस में मैंने फिर कॉइल लगाई। ठीक, और मैंने फिर कॉइल लगा के मैंने क्या करा, मैं की को अब ओपन करने वाला हूं, तो मैं करंट को कम कर रहा हूं, करंट को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। मैं करंट को क्या कर रहा हूं, करंट को आई इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर आई अगर डिक्रीज हो रहा है, तो सोलेनॉइड ये मान लो ये, तो म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। आई का वैल्यू कम हो रहा है तो मतलब बी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पर चूंकि बी का वैल्यू कम हो रहा है,
ये रीजन है, क्योंकि बी का वैल्यू चेंज तो हो ही रहा है। चेंज के दो रीजन, चेंज के दो तरीके हो सकते हैं ना, तो बढ़े या तो घटे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बी का वैल्यू कम हो रहा है, ये भी एक रीजन है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का। तो कम होना यहाँ पे चूंकि रीजन है, इस वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस कराएगा इस तरीके से कराएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। कम क्यों हो रही, कम होना कॉज है ना, तो इस कॉज को अपोज कर रहा है। इसमें बढ़ना कॉज था तो उस कॉज को अपोज कर रहा था, इसमें कम होना कॉज है तो उसको अपोज कर रहा है। अब अपोज करेगा तो ये चाहेगा कि यार कम हो रही है तो ये बढ़ जाए। अब बढ़ेगी कब, जब करंट बढ़ेगा। तो ये चाहेगा कि भाई जिस दिशा में करंट दौड़ रहा है उसी दिशा में मैं भी दौड़ना चालू कर दूं। उसी दिशा में अगर मैं भी दौड़ना चालू करूंगा यानी करंट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो यहाँ पर इस चीज को हम अपोज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आई है ठीक है, दैट रन्स विद आई इंड्यूस्ड, यानी आई इंड्यूस्ड और आई एक साथ एक दिशा में दौड़ने लगते हैं। इसमें आई इंड्यूस्ड ऑपोजिट दिशा में दौड़ता है क्योंकि वो कॉज को अपोज करना चाहता है, कॉज को अपोज करना चाहता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको समझनी है कि भाई इंड्यूस्ड करंट जो है किस तरीके से आता है। अब ये क्या है, देखो आदमी खुश नहीं है। आदमी पे जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी तो वो उसको अपोज करना चाह रहा है, और आदमी पे जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी तो वो फिर उसको अपोज करना चाह रहा है। बस ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, सेल्फ इंडक्शन का। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस तरीके से देख सकते हो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। इंड्यूस्ड करंट कैसे आएगा, क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक आपका डेरिवेशन आता है लॉन्ग सोलेनोइड के लिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा। अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो फ्लक्स में चेंज आ रहा था, जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा था या जो भी फ्लक्स था वो करंट की पिट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ही फ्लक्स बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एक कांस्टेंट लगा दिया एल, ठीक है, जो कि हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये एल हमारा एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। और यहाँ से अगर कोई ऐसी बॉडी है जहाँ पर इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस हो सकती है तो हम इंडक्टेंस को कैसे देते हैं, फ्लक्स को डिवाइड कर दो करंट से तो हम इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब अगर मुझे निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, तो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मेरा सोलेनॉइड कैसा है, ऐसा है। ठीक है, सोलेनॉइड ऐसा है। सोलेनॉइड में फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स कितना होता है। अच्छा एक चीज और, अगर मुझे मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। फाई तो यहाँ पर एल इंटू आई है, तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बताऊंगा, इसमें एल बाहर निकाल लूंगा मैं और फिर डी आई बाय डी टी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल जो कि इंडक्टर हम नाम देते हैं इसको, जहाँ पे इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस है, सेल्फ इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस है, इस तरीके का फिनोमेना जो मैंने आपको बताया वो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम ईएमएफ ऐसे बता सकते हैं, फ्लक्स ऐसे बता सकते हैं, और करंट, इंड्यूस्ड करंट आप कैसे बताओगे, इंड्यूस्ड करंट आप कैसे बताओगे, इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस भी एसोसिएटेड होगा। तो ये आपका ईएमएफ हो गया डिवाइडेड बाय आर। अब एक चीज ध्यान से देखो, छोटी सी चीजें होती है बेटा, ये इंड्यूस्ड करंट है और ये वो करंट है जो ऑलरेडी सर्किट में दौड़ रहा था। ठीक है, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, ये करंट सर्किट में ऑलरेडी दौड़ रहा था, दो अलग अलग करंट है। ठीक है, तो यहां से एक बात आपको समझ में आई कि ये जो है इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया अगर आपका इंडक्टर है या आपकी सेल्फ इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस्ड है। अब अगर मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब लेंथ जो है उसकी वो एरिया के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप ये चीज लिखोगे कि लेट्स टेक अ लॉन्ग सोलेनॉइड whose length is L and area of cross section is A. Now L is greater than A, hence we can say this पूरा का पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो अब क्या कहोगे, आप कहोगे भैया फ्लक्स मुझे पता है क्या होता है, चूंकि यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है, हमें इंडक्टेंस आ रही है, इंडक्टेंस के साथ में बैटरी के साथ में करंट दौड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं फ्लक्स को L इंटू आई कह सकता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा, वो मैं क्या लिखूंगा, मेरे को फ्लक्स लिखना है अगर, तो मैं लिखूंगा B इंटू ए इक्वल टू L इंटू आई। ठीक है, तो अब कहोगे आप थीटा जो है वो 0 डिग्री मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी ए आ जाएगा एल आई के बराबर। एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी ए अपॉन आई के बराबर, यही हमको निकालना है। अब बी का वैल्यू, मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह, इसमें जो करंट दौड़ रहा है उसकी वजह से क्या होती है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, यही तो होती है, इंटू ए अपॉन आई, ये आ जाएगा। यहाँ में आई से आई कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू नॉट एन ए। तो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकल कर आता है लॉन्ग सोलेनोइड का। इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में उसको फॉर्मूले को चेंज करूंगा तो वहीं पर ये फॉर्मूला इस तरीके से दिखने लगेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इस तरीके से दिया जाता है, और अगर मैं इसको स्मॉल एन में चेंज कर दूंगा तो स्मॉल एन में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली, आई थिंक आई एम एबल टू टेल यू द डेरिवेशन, कि आप किस तरीके से डेरिवेशन करें। इंग्लिश एक तो जरा सी बोल दो भाई, मैं खुद ही फंस जाता हूँ इंग्लिश में। चलो ठीक है यार, इंग्लिश वगैरह नहीं बोलूंगा भाई अब। खैर, इस तरीके, अच्छा इंग्लिश बोलने का मेरे अंदर एक चूहा काटता रहता है। क्यों काटता रहता है, क्योंकि ना मैं आईसीएसई से हूँ, आईसीएसई वालों को चैन नहीं पड़ता है इंग्लिश बोले बिना। ठीक है, और आईसीएसई, अच्छा ये डेरिवेशन अगर अभी आपको लगती हो कि भैया आपको डेरिवेशन करने में बड़ा मजा आता है, मजा इसलिए आता है क्योंकि आज आईसीएसई में डेरिवेशन ज्यादा आती है। ठीक है, अब पढ़ा रहे हैं चलो सीबीएसई वाले बच्चों को, लेट इट बी। तो इस तरीके से, बाकी इसको आईसीएसई सीबीएसई दोनों के बच्चे, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था आईसीएसई में देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो भाई, यही सब होता है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, यही सब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला दे सकते हो इन केस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। ये दो फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपके सामने आपको प्रूव करके दिखा दिए। ठीक है, अच्छा अब सेल्फ इंडक्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला आपका क्या था, म्यू नॉट एन, म्यू नॉट, अरे कहां गया, म्यू नॉट एन इंटू ए अपॉन एल। अच्छा, अब आप कहोगे भैया यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर स्क्वायर आ गया, आपने जो पढ़ाया उसमें तो स्क्वायर नहीं आया, ऐसा क्यों। अब एक बात समझो, अब एक बात और छोटी सी समझो, इसी में समझो एक बात। ठीक है, मेरा ये फॉर्मूला बना, ठीक, अब अगर मान लो, मुझे एग्जाम्पल के लिए समझना, कि अगर मान लो ये तो मैंने इंडक्टेंस लिखी एक एक तरीके से मैं कहूंगा एक टर्न के लिए, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो मैं किस तरीके से इंडक्टेंस लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा, और अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूं, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर आ गया और इसका भी स्क्वायर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो एक टर्न के लिए तो मैं, अगर मेरे पास एक n कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से आता है। ठीक, और इंडक्टेंस के अंदर भी अगर आप इंडक्टेंस जैसे अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो कैसे लिखा हमने, बी ए आई, तो ये तो एक टर्न के लिए लिखा, अगर इसमें एन इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एन टर्म्स के लिए इंडक्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आई। अच्छा, इसी में एक बात समझो, किन किन फैक्टर को चेंज करके इंडक्टेंस को चेंज किया जा सकता है, या तो हम एन को चेंज कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देंगे तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, या एरिया को चेंज कर दे, एरिया बढ़ा दें, या लेंथ को चेंज कर दे, लेंथ कम कर दें। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर हैं जो इंडक्टेंस जिससे चेंज करी जा सकती है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके फैक्टर है। बाकी परमेबिलिटी ऑब्वियसली म्यू नॉट को भी आप चेंज कर सकते हो, म्यू मीडियम क्या होता है, म्यू मीडियम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो अगर आप म्यू मीडियम को चेंज करोगे तो उसके बेसिस पर ही आप ये चीज कर सकते हो। राइट, बढ़ते हैं आगे, चलो बाकी अब बात कर, अच्छा ये सॉरी, ये आपके फिनोमेना है जो कि सेल्फ इंडक्शन के साथ इंट्रोड्यूस रहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्पार्किंग हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा ना सर्किट में, जब भी आप एकदम से सर्किट ब्रेक करते हो तो स्पार्किंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि द ब्रेक ऑफ सर्किट इज वेरी सडन व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, अ लार्ज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल ईएमएफ। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब मैं सर्किट को ब्रेक करने वाला हूं तो करंट धीरे धीरे कम होता है, तो कम होता है तो जो उसका करंट इंड्यूस्ड करंट है वो उसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो कॉस को अपोज करेगा, तो करंट सेम दिशा में, इंड्यूस करंट सेम दिशा में दौड़ने लगता है जिस दिशा में करंट दौड़ रहा था। और एकदम से अगर आप बंद करते हो, यानी टाइम आप बहुत कम कर देते हो, इंस्टेंटेनियसली अगर आप एकदम से स्विच बंद करते हो,
तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा ईएमएफ एकदम से इंड्यूस हो जाता है, एक बहुत बड़ा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिस वजह से स्पार्क आपको देखने को मिल जाता है कभी-कभी स्विच में, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसका एक एग्जांपल ये रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हो। अब अगला फिनोमेना आता है, जो कि है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, फिनोमेना बहुत ही आसान है। क्या होता है, अब एक कॉइल मैंने रख दी यहाँ पर, एक कॉइल मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है? इस कॉइल में मैंने बैटरी लगा दी, इस कॉइल को मैंने दूर रखा अभी। अब इस कॉइल के अंदर मैं क्या करूंगा, कुछ करंट दौड़ाऊंगा। अब इस कॉइल में जब मैंने करंट दौड़ाया, तो आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई। अब मैग्नेटिक फील्ड आई, तो चूंकि इसमें करंट बढ़ रहा था, तो इसमें चूंकि करंट बढ़ रहा था, तो जब इसमें करंट बढ़ रहा था या करंट चेंज हो रहा था, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, इसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल के फ्लक्स में चेंज आया होगा। दूसरी वाली कॉइल के फ्लक्स में चेंज आया, मतलब दूसरी वाली कॉइल में कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, और उसके बाद तुम आगे की चीजें निकाल सकते हो, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, बाकी सारी चीजें इंड्यूस हुई, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज हम समझते हैं। अच्छा, पावर से एक चीज याद आई, अगर मान लो मुझे कल को, अभी सेल्फ इंडक्टेंस में छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, कि मान लो अगर मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस के एक फॉर्मूला आता है, कि अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस का एनर्जी स्टोर्ड निकालनी होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर निकालना होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं ईएमएफ बोलूंगा, एल डी आई बाई डी टी होता है, ये भी आप कर लेना, डेरिवेशन छोटा सा ही है, एल डी आई बाई डी टी होता है। अगर मुझे यहाँ पर एनर्जी निकालनी है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जितना वर्क डन होता है सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पावर इंटू टाइम के बराबर। पावर मेरे को पता है क्या होती है, ईएमएफ इंटू आई, ईएमएफ इंटू आई, ठीक है? तो यहाँ पर ईएमएफ कितना है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। आई कितना है, आई के बराबर। और अगर मुझे स्मॉल वर्क लिखना है, तो मैं टी की जगह क्या लिखूंगा, डी टी लिखूंगा। तो नीचे से डी टी कैंसिल हो गए, ठीक है? और यहाँ पर डी आई और आई रह गया, और इसको मैं 0 से आई तक इंटीग्रेट कर लूं, और इसको 0 से डब्ल्यू तक इंटीग्रेट कर लूं, तो मेरे पास वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ एल आई स्क्वायर निकल कर आ जाती है, हाफ एल आई स्क्वायर निकल कर आ जाती है। तो ये जो हाफ एल आई स्क्वायर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। इस तरीके से आप एक इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी दे सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। देखो, एक मेरे पास मान लो एक प्राइमरी कॉइल है, और एक मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है। अब जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है, मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूं। अब प्राइमरी कॉइल में अगर मैं करंट बढ़ा रहा हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइमरी, अच्छा इसको कुछ एक काम करते हैं, इसको कुछ I1 बोल देते हैं। I1 इसमें करंट दौड़ रहा है, इसमें भी कोई करंट नहीं दौड़ रहा है नीचे, ठीक है? तो मैंने I1 इसमें करंट दौड़ाया, ठीक? इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कुछ B1 आएगा, ठीक है? या B1 यहाँ पर भी होगा, B1 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि अभी तो इसी में करंट दौड़ रहा है, इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, राइट? तो अब आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाली कॉइल की पे जो फ्लक्स है उसको मैं लिखूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले वाले करंट के साथ। क्यों? क्योंकि भाई इस पे जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या होगा, B इंटू ए। तो B यहाँ पर एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है B1, और A मैं इसका लूंगा A2। मैं अगर इसका एरिया कुछ A2 बोल दूं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ A2 बोल दूं, तो यहाँ पे मैं फ्लक्स क्या लिखूंगा, B1 A2, जो दूसरे वाले पे आ रहा है, ठीक है? तो अब आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि जो B1 है, चूंकि वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, या उससे एक स्टेप पीछे जाए तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो B1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और B1 I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि I बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से B बढ़ रहा है, B1 बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। तो दूसरे वाले में मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि जो दूसरे वाले का फ्लक्स है वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी I अगर चेंज होगा तो दूसरे वाले में फ्लक्स में चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है? इसी के साथ मैं इसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा लेता हूं, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इस तरीके से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस देते हैं, जो कि M से दिखाया जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, यहाँ पर, तो मैं आपको सामने एक डेरिवेशन आपको करके दिखा देता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है? ये समझ लो आप पहले। जैसे मान लो मैंने एक कॉइल ले ली, ये वाली कॉइल है, एक कॉइल मैंने ये ले ली, ठीक है? तो ये मेरी, मैंने कहा ये मेरी प्राइमरी कॉइल है, और ये मेरी सेकेंडरी कॉइल है, राइट? इसमें कुछ करंट दौड़ रहा है I1, ठीक है? अभी मैंने इसमें करंट, मैंने कहा कि अभी कोई करंट नहीं दौड़ रहा है इसमें, लेट्स से इसमें कोई करंट नहीं दौड़ रहा, इसमें कुछ I1 करंट दौड़ रहा है, ठीक है?
और ये दोनों कॉइल देखो ऐसे दूर दूर नहीं रखी होती है, तो असलियत में होता क्या है, दोनों कॉइल एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप्ड होती है। जैसे एक कॉइल अगर मान लो ये है, तो एक कॉइल ठीक इसके अंदर रखी होगी, ठीक इसके अंदर रखी होगी, ठीक है। अब देखो मैंने मान लिया है, मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया है कि इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, ठीक। अब समझना, A2 मैंने कह दिया छोटा एरिया है, A2 जो है वो छोटा एरिया है। अब एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझना, मैंने कहा कि एक गोला है, ठीक, और एक गोला और है, तो ये मान लो A2 है और ये मान लो A1 एरिया है। अब अगर मैं क्या करूं कि मैं A1 वाला जो कॉइल है, ये 1 वाला कॉइल है, 2 वाला कॉइल है, छोटा एरिया A2 है, इस तरीके से मैंने कह दिया। आप खुद सोच के देखो, मैं पहली कॉइल में करंट दौड़ाऊं तो पहली कॉइल की वजह से कुछ B1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं A2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा या ईएमएफ से पहले मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो फ्लक्स क्या आएगा, B1 A2, बिल्कुल वही निकल कर आएगा। अब अगर मैं यहां पर करंट दौड़ाऊं, ठीक है, पीछे वाले में ना दौड़ाऊं, और मुझे मैं जब यहां पे करंट दौड़ाऊं, ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है, अगर मैंने यहाँ पे करंट दौड़ाया, तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो क्या निकल कर आएगा, B2। मतलब अगर मैंने अंदर वाले में करंट दौड़ाया और मुझे बाहर वाले में मैंने कुछ नहीं करा, अंदर वाला मेरा प्राइमरी कॉइल मैंने बना दिया, बाहर वाले में मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट निकालना है, तो बाहर क्या फ्लक्स निकल कर आएगा, तो फ्लक्स निकल कर आएगा, आप कहोगे भैया यहाँ पे B2 है और देखो इतने ही एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतने ही एरिया का फ्लक्स निकलेगा, तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा फ्लक्स, यहाँ भी A2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी छोटा एरिया होगा, दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो फ्लक्स के जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है उसमें हमेशा छोटा एरिया ही आ रहा है, राइट। अब करते हैं सवाल को, अब समझते हैं कैसे करना है हमें। हमने इसके नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए N1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए N2, ठीक है। मैंने क्या कर रखा, मुझे निकालना है दूसरे वाले पर क्या फ्लक्स आ रहा है, क्योंकि दूसरे वाले पर अभी कोई भी करंट नहीं भाग रहा, इसी पे करंट भाग रहा है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं, ठीक है। तो एक टर्न पे ईएमएफ मान लो कुछ, अगर phi2 निकलेगा, ईएमएफ नहीं सॉरी फ्लक्स अगर phi2 निकलेगा, तो जो n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस पे कितना निकलेगा फ्लक्स, N2 इंटू phi2 निकलेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, M21, यानी 21 का मतलब क्या है, ये 2 ले लिया मैंने, ये 1 ले लिया, 2 पर 1 की वजह से, 2 पर 1 की वजह से, तो ये M21 मैं निकालना चाह रहा हूं, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, इनटू I1। क्यों, क्योंकि phi2 जो है वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ तो I1 ही आएगा। भाई I1 बढ़ रहा है तभी B1 बढ़ रहा है, तभी इसमें करंट ड्यूस हो रहा है, समझ गए, तभी M21 आ रहा होगा। अब M21 का वैल्यू फिर क्या हो गया, ऐसे नीचे ले गए तो N2 phi2 अपॉन I1, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे phi2 लिखूं, तो phi2 में कैसे लिखूंगा, चूंकि इसी में करंट दौड़ रहा है तो इसकी वजह से B1 आ रहा है, और वो B1 कहाँ जा रहा है, A2 में जा रहा है, वो B1 कहाँ जा रहा है, A2 में जा रहा है, तो यहाँ मैं A2 लिखूंगा, ठीक है। और A2 लिखा मैंने और N2 लिखा। अब अगर मैं B1 लिखने जाऊं तो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की वजह से B1 क्या लिखा जाता है, म्यू नॉट N इंटू आई, या N1 अपॉन L, N1 मतलब इसका N1, N1 अपॉन L, ठीक है। तो म्यू नॉट N1 अपॉन L और नीचे आ जाएगा I1, I1 ऊपर कैंसिल हो गया और A2 आ गया, और ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ये तो आ गया M21, यानी हमने करंट पहले वाले में दौड़ाया, दूसरे वाले में इंड्यूस्ड करा हमने, इंड्यूस्ड करंट। अगर मैं दूसरे वाले में करंट दौड़ाऊं और पहले वाले में इंड्यूस करूं, ठीक है, उस केस में जब आप निकालने जाओगे, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, आप कहोगे मुझे पहले वाले पे फ्लक्स निकालना है, ठीक है, पहले वाले पे फ्लक्स निकालना है और मुझे M12 निकालना है, ठीक है। पहले वाले पे फ्लक्स दूसरे वाले की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। M12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N1 phi1 अपॉन I2, ठीक है। अब अगर मैं phi1 निकालूंगा तो phi1 में कैसे निकालूंगा, phi1 में मैं कहूंगा भैया दूसरे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगेन चूंकि A2 एक छोटा एरिया है, चूंकि A2 छोटा एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इतने ही एरिया में है, और जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतने ही एरिया में क्या होगा, उतने ही एरिया में फ्लक्स इंट्रोड्यूस होगा। तो जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो निकल कर आ गया, फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो B2 इंटू A2 आ गया, दूसरे वाले की वजह से पहले वाले पर, ठीक है, इंटू I2, ठीक। और अगेन आप M12, और अगर आप B2 का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट N2 A2 I2 अपॉन I2, और I2 कैंसिल हो गया, I2 कैंसिल हो गया, और अगेन यही फॉर्मूला सेम निकल कर आ गया, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, नीचे L और आएगा, सेम ये फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला आपका निकल कर आता है
तो M21 और M12, इसीलिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। बात समझ में आई? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, चलो ये छोटी सी चीजें जो आपको समझनी थी इस चैप्टर में, इसीलिए इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। और M यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट होता है, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ठीक है, इसका अगर आपको यूनिट निकालना होगा तो यूनिट, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करोगे या सेल्फ इंडक्टेंस की बात करोगे, दोनों की यूनिट आप कैसे निकालोगे? आप कैसे देते हो? देखो, सेल्फ इंडक्टेंस हम देखते हैं -L/di/dt, वैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी ऐसे ही देते हैं -L/di/dt। तो -L/di/dt, तो हम क्या करेंगे? di/dt को नीचे ले जाएंगे, EMF अपॉन di/dt कर लें तो हमारा यूनिट निकल कर आ जाएगा, और इसको हम लोग हेनरी में देते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल 1 हेनरी बोली जाती है। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, ठीक है, और करंट नेबरिंग कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड पर चल रहा हो, यानी दूसरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड का करंट चल रहा है और 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो हम कहेंगे भैया इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी है। यानी इस तरीके से हम 1 हेनरी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी अब एक कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर मान लो मुझे कहना होगा कि मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हो, N1 N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न से चेंज कर सकते हो। कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत जरूरी है। अगर एक कॉइल दूसरे कॉइल के अंदर है तो दोनों का कॉमन एरिया ही तो कंसीडर करा जाएगा, जो छोटा एरिया है वो कंसीडर करा जाएगा। तो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलेटिव सेपरेशन, ओरिएंटेशन, परमेबिलिटी, इन सब पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो। बाकी एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो कपलिंग का कोफिशिएंट क्या होता है भैया? द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ अ टू कॉइल गिव्स द मेजर ऑफ मैनर इन व्हिच टू कॉइल्स आर कपल्ड टुगेदर। देखो, दो कॉइल है यार, ठीक है, दो कॉइल को मैंने आपको रखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, देखो समझो। एक तरीका हो सकता है कॉइल को रखने का कि भाई कॉइल जो है मैंने बनाया था, हाँ ये एक कॉइल जो है वो ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो बहुत गंदा रखने का तरीका हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैप अगर कम होगा ना तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगा। ठीक है, एक तरीका हो गया कि जो बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो के कपलिंग कोफिशिएंट होता है। अगर के का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब अच्छी तरीके से रखा गया है। अब देखो के हम कैसे निकालते हैं? के हम निकालते हैं m अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, तो दोनों कॉइल का अगर इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, ठीक है, और दोनों को जब मिलाया गया तो m आ गया। आप खुद सोच के देखो कि जब दोनों बहुत अच्छी तरीके से अच्छे ओरिएंटेशन से रखे जाएंगे, एक के ऊपर एक रख दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका बहुत अच्छा निकल कर आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनका बहुत बढ़िया निकल कर आएगा। और उस केस में क्या होता है? के का वैल्यू 1 आता है, 1, यानी जो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस का स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर मान लो टेढ़े मेढ़े रखे गए, ठीक है, बहुत कम ओवरलैपिंग एरिया है, तो के का वैल्यू लेस हो जाएगा। तो ये कपलिंग कोफिशिएंट होता है जो हमको ये बताता है कि भैया इस तरीके से चीज चलती है। अगर कोई कपलिंग नहीं है तो के का वैल्यू 0 हो जाता है, कोई कपलिंग ही नहीं है तो एम का वैल्यू भी 0 होता है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस के। अगर मान लो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे में ओवरलैप करके रखे गए कॉइल्स, के का वैल्यू ज्यादा होगा, एम का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरीके से चीजें हो गई। अब जैसे एक सवाल है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इन व्हिच मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया हुआ मिली वीबर में, ठीक है, और 2 एम्पियर यहाँ पे करंट आ गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको निकालना है यहाँ से कितना निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है और करंट है, आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई। याद है फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आई के, तो फ्लक्स एल इंटू आई के बराबर होता था। तो एल यहाँ पे हमें बताना है और फ्लक्स अपॉन आई हम कर देंगे। तो फ्लक्स हमको दिया हुआ है, आई हमको दिया हुआ है, तो इसका आंसर 20 मिली हेनरी के आसपास कहीं ना कहीं आ जाना चाहिए। अगली चीज, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमको ये दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको ये दिया हुआ है, ये डीआई बाई डी दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और ईएमएफ इंड्यूस्ड ये दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। अगेन एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ईएमएफ होता है, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ईएमएफ होता है, एल ईएमएफ अपॉन एल डी आई बाई डी टी, सॉरी ईएमएफ अपॉन डी आई बाई डी टी, एल के वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान है, 4/20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो छोटे छोटे से आंसर हैं, छोटे छोटे से कैलकुलेशन है। इस तरीके से एक म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन क्या है? IMF ऑफ 0.5 वोल्ट इज डेवलप्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम दिस। तो चेंज इन करंट आपको दिया हुआ है और 300 मिली सेकंड में दिया हुआ है, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू आपको दी हुई है। ईएमएफ आपको दिया हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस आप निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे? ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है इंस्टेंटेनियस के लिए, तो L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा एवरेज के लिए। ठीक है, तो डेल्टा आई यहाँ पर दिया हुआ है, चेंज इन करंट दिया हुआ है, टी यहाँ पर दिया हुआ है, ईएमएफ आपको दिया हुआ है, एल निकालना है या एम निकालना है, सेम ही फॉर्मूला होता है, आप निकाल सकते हो। ठीक है,
चलो आई होप ये पूरा सेशन आपको मजा आया होगा, है ना? मजा आया नहीं आया कमेंट में बताना मेरे को। बाकी आई होप क्लैरिटी आई होगी, वो ज्यादा जरूरी है। क्लैरिटी आई होगी पूरे के पूरे चैप्टर में। मैंने तो अपने एंड से पूरी कोशिश करी आपको क्लैरिटी दूं। चलो दिस इज ऑल। आगे के चैप्टर से ही चैनल पर आने वाले हैं। बहुत फटाफट हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और रैप अप करने के बाद फिर बहुत सारी चीजें करेंगे। क्वेश्चंस की सीरीज भी लाने वाले हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। चलो पढ़ाई करो अच्छे से। दिस इज ऑल। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।